नमस्कार साथियों, मैं ऑनलाइन क्लास में आप डॉक्टर राजेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है छंद। देखिए, छंद किसको कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और इसका अपन आज डिटेल से अध्ययन करेंगे। संस्कृत में आती है, छदी धातु होती है आच्छादन के रूप में, विस्तारण के रूप में, यानी ऐसी पद्य रचना जिसमें वर्ण, यति, गति आदि को ध्यान में रख करके जो रचना की जाएगी उसे छंद कहते हैं। पद्य रचना जिसमें यति, गति, वर्ण, मात्रा आदि को ध्यान में रख करके जो रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। और छंद है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। लौकिक छंद, लौकिक छंद है वो 2 प्रकार का, एक तो वर्णिक और एक मात्रिक। कितने प्रकार का? 2। एक तो है वर्णिक और दूसरा है मात्रिक। यानी लौकिक छंद है वो 2 प्रकार का, वर्णिक और मात्रिक। तो वर्णिक छंद है वो भी फिर बाद में 3 प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। एक सम, एक अर्धसम और एक विषम। सम, अर्धसम और विषम। इसी प्रकार से जो मात्रिक है ये भी सम, अर्धसम और विषम होता है। अब सम किसको बोलेंगे, अर्धसम किसको बोलेंगे और विषम किसको बोलेंगे? और सबसे पहले आता है वर्णिक छंद किसे बोलेंगे, मात्रिक किसे बोलेंगे? वर्णिक वर्त बोलते हैं और मात्रिक को जाति बोलते हैं। इसमें वर्त और इसको जाति, उपनाम है। वर्त और जाति नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें वर्णों के अनुसार, छंद में वर्णों के अनुसार, जिसमें गण है, गणों के अनुसार रचना जो की जाती है वो वर्णिक, और जिसमें मात्राओं के अनुसार गणना की जाएगी वो मात्रिक। गणों के अनुसार अब गण है वो भी 8 प्रकार के होते हैं। गणों का अपन इसके बाद में अध्ययन करेंगे, गण कितने प्रकार के हैं उसमें डिटेल से करेंगे। यानी जिसमें गणों के अनुसार वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद बोलेंगे, और जिसमें मात्राओं के अनुसार जो छंद रचना की जाती है और वर्णों की गणना की जाएगी, मात्राओं की संख्या के अनुसार वर्णों की गणना की जाएगी, वो हो जाएगा मात्रिक छंद। उसके बाद में इसके 3 भेद होते हैं। वर्णिक छंद के 3 भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम किसको बोलेंगे? यानी जिसमें 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। एक श्लोक जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं, यानी जिसके चारों चरणों के अंदर समान मात्रा हो, सभी चरणों में समान मात्रा हो या समान वर्ण हो, सभी में समान वर्ण हो, तो वो तो हो जाएगा सम। उसके बाद में अर्धसम में बोलेंगे आधा समान, यानी 1 और 3 में बराबर और 2 और 4 में बराबर। जैसे पहले और तीसरे चरण में एक जो श्लोक होता है, एक जो छंद होता है उसमें 4 चरण होते हैं। एक जो पद्य होता है, एक श्लोक होता है, उसमें 4 चरण होते हैं, और चारों चरणों में जिसके समान वर्ण आएंगे, समान गण आएंगे, समान वर्ण आएंगे, वो तो सम हो जाएगा। उसके बाद में जो अर्धसम है उसमें होता है कि जिसमें पहले और तीसरे में समान मात्रा या समान वर्ण और दूसरे और चौथे में समान वर्ण आएगा, वो अर्धसम हो जाएगा। और विषम क्या होता है कि 4 चरण है और 1, 2, 3, 4, तो इनमें सब में क्या अलग आएगी मात्रा, वर्णों की संख्या और ये मात्राओं की संख्या चारों चरणों में अलग रहेगी,
वो होता है विषम। समझ में आ गई? देखिए, फिर से देखिए, लौकिक छंद दो प्रकार का, एक तो वर्णिक, इसको वर्त बोलते हैं, एक मात्रिक, इसको जाति बोलते हैं, जिसके अंदर गणों के अनुसार वर्णों की संख्या निर्धारित की जाती है। गणों के अनुसार वर्णों की संख्या निर्धारित की जाती है, वो वर्णिक छंद, और जिसमें मात्राओं के अनुसार संख्या निर्धारित की जाती है वर्णों की, वो हो जाता है मात्रिक छंद। उसके बाद में वर्णिक छंद तीन प्रकार का, सम, अर्धसम और विषम। परीक्षा में वैसे पूछा जाए कि लौकिक छंद कितने भेद होते हैं, तब तो दो आएगा, वर्णिक और मात्रिक। अगर ये पूछा जाए कि वर्णिक छंद के कितने भेद होते हैं, वर्णों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, तब उसमें आया है तीन ऑप्शन, सम, अर्धसम और विषम। सम में आ जाएगा कि जिसके चारों चरणों में समान मात्रा हो, वो सम, और अर्धसम में पहले और तीसरे में समान, और दूसरे और चौथे में समान। और उसमें विषम में आएगा कि जिसके चारों चरणों में विषम अलग अलग हो मात्राएं या वर्ण या गण, वो होता है विषम। अब अपन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें आया है एक तो यति, पाद, यानी यति किसको कहते हैं, है ना? यति यानी रुकना, विराम लेना। श्लोक अगर बोला जाता है तो कहीं न कहीं थोड़ा उसमें रुकावट होती है, रुकना पड़ता थोड़ा सा। तो जहां पर जो रुकते हैं, रुकावट या रुकना या विराम, इसी को बोलते हैं यति। और पाद यानी चरण, यानी एक जो श्लोक होता है उसमें चार चरण होते हैं। कितने होते हैं? चार चरण होते हैं। चार चरण होते हैं उसमें। एक जो श्लोक होता है इसमें चार चरण होते हैं। छंद शास्त्र के जो पिंगल मुनि हैं, सबसे पहले प्राचीन मुनि है, पिंगल मुनि है, उन्होंने छंद शास्त्र सबसे पहले रचना की थी। उसके बाद में और दूसरे रचनाकार हुए हैं, लेकिन सबसे जो प्राचीन जो है वो पिंगल मुनि मानी जाती है। उसके बाद में देखिए, छंद के अंदर आता है पाद आ गया, चरण आ गया, और गण। गणों का अगर देखा जाए तो गण होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 गण होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, सबसे पहले देखिए कि एक सूत्र आता है, ये, मा, ता, रा, जय, भा, न, स, ल, ग, यानी 8 गण होते हैं। उसमें 3 वर्णों का एक समूह होता है। गण किसको बोलेंगे अपन? गण, यानी 3 वर्णों का जो समूह है उसको क्या बोलेंगे? गण बोलेंगे। 3 वर्णों का समूह है उसको गण बोलते हैं। 3 वर्णों का समूह है। अब यहां पर देखिए आप, 1 2 3, यहां पर ये गण जो है, ये गण, ये गण, उसके बाद में मगण, फिर तगण, फिर रगण, फिर जगण, भगण, भगण, फिर नगण, ये सगण, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आ गई लघु और ये गुरु आ गया। यानी गण किसको बोलेंगे? 3 जो वर्ण है उनका जो समूह है उसको क्या बोलेंगे? गण बोलेंगे। तो यहाँ पर ये गण है, ये गण में अगर मात्रा लगाते हैं तो मात्रा भी, मात्रा किसको कहते हैं? उच्चारण के काल में जितना समय लगता है, वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी को अपन मात्रा बोलते हैं। और मात्रा भी 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। वैदिक भाषा में तो 3 प्रकार की मानी गई है मात्रा। एक तो मात्रा भी देखिए,
एक तो लघु, दूसरी है गुरु और तीसरी है प्लुत। अपने लौकिक भाषा के अंदर प्लुत काम में नहीं लिया जाता है, 3 गुना जिसमें समय लगते हैं। और लघु के लिए एस आई और गुरु के लिए एस। ये मात्रा 2 प्रकार की, लघु और गुरु, मात्राओं के अनुसार। और वर्णों में भी इसकी गणना की जाएगी, देखना। अब ये माता राज भांसल का, इसके ऊपर निशान लगाते हैं। ये मा ता रा जय भा न से ले और गा, ऐसे लगाते हैं। अब ये गण में कौन से आएगी, इनका 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। ये गण में देखिए यहाँ से ये मा और ता, तो ये गण का जो निशान आएगा आई एस एस, ये मात्रा आएगी ये गण आई एस एस, ठीक है। उसके बाद में मगन की आएगी एस एस एस। तगण की ता रा जय, ता रा जय। उसके बाद में रगण रा जय भा, जगण की जय भा न। ये लगाना बहुत आसान तरीका है कि पहले एक सूत्र लिखेंगे ये माता राजभान सल का, उसके बाद में इसके ऊपर लगाएंगे लघु, एक मात्रा है तो उसमें लघु आएगी, जो 2 मात्रा है वो गुरु आती है। तो एक मात्रा कैसे है, एक जैसे ये अपन लिखा क, इसमें अगर ए जोड़ दिया तो क पूरा बन गया, ये एक मात्रा है। अगर इसके अंदर आ जोड़ देंगे तो का बन जाएगा, फिर ये आ जाएगी 2 मात्रा। ऐसी मात्राओं की गणना की जाती है। ये लगा दी। अब ये देखिए भगण में भा न से और न नगण से ले गा, और फिर लघु और गुरु, लघु की और ये गुरु होती है। फिर से देखिए 3 मात्राओं, 3 जो वर्ण हैं उनका जो समूह है उसको गण बोलेंगे। गण 8 होते हैं, उसका एक सूत्र है ये माता राजभान सल का। 3 वर्णों का समूह, ये गण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण, और लघु और गुरु, ठीक है। अब लघु किसको बोलेंगे, एक मात्री को लघु, द्विमात्री को गुरु, और 3 मात्री का 3 जो इसमें मात्रा होती है वो होता है प्लुत। प्लुत का वैदिक भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है, वैदिक भाषा में किया जाता है, लौकिक भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अपने तो लघु और गुरु का ही लगाना है, ठीक है ना। पहले देखिए यति आ गई, रुकावट को श्लोक में पर्दे में जहाँ रुकावट होती है वो यति आ गई। पाद यानी 4 चरण होते हैं, 8 गण होते हैं। उसके बाद में लघु और गुरु, लघु और गुरु ये देखेंगे कि कहाँ लघु होता है कहाँ गुरु होता है। और लघु और गुरु देखिए सानुस्वार है, पहला है गुरु। गुरु कहाँ हो जाता है, गुरु होने के नियम, गुरु होने के 5 नियम है। कोई अक्षर है, कोई वर्ण है, उसको दीर्घ कब हो जाता है, उसके 5 नियम है। तो पहला होगा सानुस्वार है, सानुस्वार यानी अनुस्वार आएगी ऊपर। जैसे एक एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, जैसे ये क है और इसके ऊपर ये आ गया अनुस्वार, जैसे बालकम, बालकम। तो यहां पर बालकम, यहां पर क्या आ गया, यहां पर देखिए, यहां पर बा में तो गुरु है, इसमें लघु है, और इसमें क्या आ गई, गुरु आ गई है। ये क ह्रस्व था, लेकिन फिर भी अनुस्वार होने के बाद में क्या आ गया, गुरु आ गया। सानुस्वारम, सानुस्वार है, दीर्घश्च है, उसके बाद में दीर्घ, यानी अपने आप में जो दीर्घ है, जैसे का, अपने आप में जो पहले से ही दीर्घ है, जैसे बालिका, बालिका। यहां पर बालिका में ये बा भी दीर्घ है, ये छोटा है, और ये दीर्घ है, बालिका। सानुस्वार है, दीर्घश्च, विसर्गिश्च गुरु भवेत्। तीसरा आता है विसर्ग,
विसर्ग युक्त, विसर्गित युक्त। यहाँ पर जैसे क है, आगे विसर्ग आ गया तो क्या हो गया, ये दीर्घ ह्रस्व होते हुए क्या हो जाएगा, जैसे बालक है, बालक है। तो यहाँ पर जो ये क है, ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यानी विसर्ग होते ही, विसर्ग आगे है तो ये ह्रस्व होते भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। सानुस्वार दीर्घस्य विसर्गिश्च गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वस्य, वर्ण संयोग पूर्व, यानी संयुक्त वर्ण आगे होगा। जैसे क है और आगे आगे क दे दिया, आधा क दे दिया, आधा क दे दिया, ठीक है। या और कोई वर्ण आ गया, कोई भी आधा वर्ण आएगा तब भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। जैसे अपन कोई भी लेते हैं, अजंत, अजंत, अजंत ले लिया, क्या ले लिया, अजंत ले लिया। या कक्षा ले ली, कक्षा ले ली। अब देखिए अजंत में ये जय है, ये लघु है, लेकिन इसको क्या मान, आगे न आ गया तो क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया। ये लघु है और ये लघु है, लेकिन ये क्या होता है, लघु होते भी क्या हो गया, दीर्घ हो गया। समझ में आ गई। अब जैसे कक्षा है, इसमें क है, आगे छा, ये संयुक्त वर्ण है, तो ये क है, ये लघु होते भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और क्ष है, ये अपने आप में दीर्घ है। उसके बाद में यानी क्ष है, इसमें क और श ऐसे मिलकर के बना है, क और ये क मिला और श मिला, क्ष, क्षत्र गे, तीन वर्ण होते हैं ना संयुक्त वर्ण, चाहे वो आए चाहे कोई दूसरे आए, संयुक्त वर्ण आगे वाला रहेगा, खुद के तो होते नहीं है, पीछे जो इसके रहता है। जैसे क है तो क लघु होते भी क्या हो गया, दीर्घ हो गया। उसके बाद में पांचवा है पदांत, पदांत यानी पदांत को जो वर्ण है वो लघु होते भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। कोई श्लोक है, उसमें अपने को मात्रा चाहिए आगे गुरु की चाहिए, अगर वहां पर लघु आता है, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधर, आगे जो अपन करेंगे उसमें बताएंगे कि लघु होते भी उसको दीर्घ मान लिया गया है और दीर्घ होते भी लघु मान लिया जाता है। यानी वो श्लोक की चरणों के आधार पर है, उसको लघु भी मान सकते हैं और दीर्घ भी मान सकते हैं। तो गुरु होने के 5 नियम है। पहला नियम है सानुस्वार, अनुस्वार आ गया, अनुस्वार लघु होते भी दीर्घ मान लिया जाएगा, अपने आप में दीर्घ है वो दीर्घ मान लिया, जैसे बालिका में दीर्घ है। विसर्गिश्च, विसर्ग आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। वर्ण संयोग पूर्व है, अगर संयुक्त वर्ण है तो उससे पहले वाला है वो दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद में पदांत, पदांत कोई वर्ण है वो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए अपन इसके बारे में, ये तो छंद शास्त्र की सामान्य जानकारी थी। अपन इसके जो अध्ययन करेंगे वो सबसे पहले अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप है, एक श्लोक आज देख लेते हैं, फिर बाकी कल 2 क्लासों में और करेंगे। 3 क्लास छंद की बनेगी जिसमें अपन सारे कर लेंगे। आज जो है वो देखिए आप, अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद जो है उसका एक लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, श्लोके श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र सर्वत्र लघु पंचमम, द्वि चतुष्पादयो
द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घम अन्येह। यानी अनुष्टुप जो छंद है, वर्णिक छंद में सबसे पहला जो अपन ने लिया है अनुष्टुप छंद है। श्लोक के उसमें 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। और 8 वर्ण होते हैं। अब कौन सा वर्ण किस प्रकार से आता है? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। अब देखिए इसमें छठा जो आएगा ना, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, छठा कैसा आएगा? गुरु। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, पांचवा जो आएगा वो लघु आएगा। उसके बाद में द्विचतुष्पादियो ह्रस्वम, ये तो है सभी चरणों में, सभी चरणों के अंदर 8 वर्ण रहेंगे। उसके बाद में छठा देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पर गुरु, ये गुरु आ गया। उसके बाद में ये गुरु आ गया, ये लघु आया। 1 2 3 4 5 6, ये गुरु आ गया, ये पांचवा लघु आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये गुरु आ गया, ये लघु आ गया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, ये गुरु आ गया, ये गुरु आ गया, ये लघु आ गया। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियों, दूसरे और चौथे पाद में, यानी ये दूसरा पाद है और ये चौथा पाद है। द्विचतुष्पादियों ह्रस्वम सप्तमम, सातवां जो वर्ण है, द्विचतुष्पादियों ह्रस्वम पंचमम, यहां पर ये लघु आ गया और ये लघु आ गया। ये लघु देखिए ISI, और इधर गुरु आ जाएगा, सातवां क्या आ जाएगा? गुरु आ जाएगा। ये गुरु है और ये गुरु है। इस प्रकार से अनुष्टुप छंद की जो रचना की गई है वो इस प्रकार से की गई है कि जिसके 4 चरण होते हैं। चारों चरणों में पहले कितने चरण हुए? 4, 1 और 3 एक साथ, और दूसरा और चौथा। अब पहले और तीसरे में क्या है? पहले और तीसरे में देखो, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, सब में तो छठा जो वर्ण है वो गुरु आएगा। ये छठा है, यहां पर ये छठा वर्ण है और ये छठा वर्ण है, और ये सब में गुरु आ रहा है। आ गया। सर्वत्र लघु पंचम, ये पांचवा वर्ण है, ये सब में लघु आ रहा है। ये पांचवा वर्ण सब में क्या आ रहा है? लघु आ रहा है, सब में लघु आ रहा है। ये पांचवा वर्ण आ गया। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में जो सातवां है वो लघु आ रहा है, सातवां वर्ण है वो लघु आएगा। इस प्रकार से जहां पर 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में समान मात्राएं हैं, लेकिन फिर भी इसमें लघु गुरु का विशेष ध्यान रखा गया है कि दूसरे और चौथे चरण में जो सातवां है वो लघु होगा, शेष में दीर्घ होगा, और सब में जो वर्ण होंगे वो 8 वर्ण होंगे। इस प्रकार से ये अनुष्टुप छंद है। कल अपन इसके बारे में और डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज इतना ही काफी है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप इसको देखिए, इसमें मात्रा लगा कर देखिए आप, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें लिख रखा है कि अनुष्टुप जो छंद है उसमें श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, छठा जो वर्ण है वो गुरु आएगा सभी चरणों में। उसके बाद में पांचवा जो वर्ण है वो लघु माना जाएगा, और दूसरे और चौथे में सातवां है वो लघु आएगा, और शेष में दीर्घ हो जाएगा। धन्यवाद।